नमस्कार, मैं लॉयंस साधना सिंह, लॉयंस क्लब इंदौर सनसाइन की अध्यक्ष। हमारे लॉयंस में एक सेवा सप्ताह होती है जो 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलती है, जिसमें कि अलग अलग गतिविधियां होती हैं। उन्हीं गतिविधियों में से एक गतिविधि है पक्षियों को दाना पानी और जल संरक्षण। आज मैं उसी जल संरक्षण पे बात करने के लिए आपसे मिलवाना चाहती हूँ सुदिंदु मोहन शर्मा जी से। नमस्कार। ये जल संरक्षण, जल ही जीवन है और अगर जल है तो हम सब हैं। इसी के तहत हम आज इनके से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे कि जल संरक्षण, जल का संरक्षण कैसे करें, उनके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये उसको विस्तृत रूप में बताएंगे। क्योंकि ये जो है जल संरक्षण से जुड़े हुए कार्यों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं पूरी भारतवर्ष में और हमारे साथ में बहुत वर्षों से जुड़े हैं। इसलिए आज मैं इनका एक इंटरव्यू भी लेना चाहती हूँ, जिससे कि लोगों तक ये जागरूकता जाए कि हम जल का संरक्षण कैसे करें। तो मैं सर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जल संरक्षण में रुचि कैसे हुई? सर्वप्रथम नमस्कार साधना भाभी, नमस्कार नेहा जी, और कैमरे पे हमारे साथ हैं भूपेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। जल संरक्षण में रुचि इस तरह हुई कि मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी था। भूविज्ञान यानी जियोलॉजी। भूविज्ञान वो साइंस होता है जो अर्थ का साइंस होता है। अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, उसी में वाटर भी आता है। अर्थ के अंदर जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है भूविज्ञान में, एक एमएससी और उसके बाद में एमएससी टेक अप्लाइड जियोलॉजी में। और दोनों में पढ़ने के कारण मुझे समझ में आया कि धरती के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो अयस्क हो और मिनरल्स हो, चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ जो धरती के गर्भ में है वो है पानी। तो भूजल भंडार हम इसको बोलते हैं और वो भूजल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ तक महत्वपूर्ण है कि भूजल भंडार जहाँ पर समाप्त हुए वहाँ की सभ्यताएं विलोपित हुई हैं। नदियाँ जहाँ की सूख गई हैं वहाँ की सभ्यताएं खत्म हो गई हैं। पानी पे हम सब निर्भर हैं, भूजल हो या सतही जल हो। इसीलिए भूजल में मेरी रुचि बढ़ी। मेरी पढ़ाई लिखाई भूविज्ञान में थी और मेरी जो विशेषज्ञता है वो भूजल में आ गई। इसके साथ साथ में ये हुआ कि जब मुझे बहुत सारी सेवाओं का मौका मिला तो मैंने किसानों के लिए, उद्योगों के लिए और बहुत सारे नगरीय निकायों के लिए भी भूजल प्रबंधन का काम किया और उसमें अपनी सेवाएं दी। लेकिन ज़्यादा रुचि तब बढ़ी जब मैं दिल्ली में एक नेशनल रिसोर्स सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पदस्थ हुआ और वहाँ पे मैं पूरे देश के लिए पेयजल सुरक्षा का मुख्य अधिकारी बना। वहाँ पे मुझे पूरे भारत के लिए पेयजल सुरक्षा की बात करनी होती थी और तब मुझे मालूम पड़ा कि पेयजल सुरक्षा में भूजल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में जितने भी ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं उसका 90% पानी ग्राउंड वाटर से आता है, भूजल से। तो भूजल बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अब इसकी तहत में मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ कि जल संरक्षण हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे शहर के लिए क्यों आवश्यक है? क्या इसकी अलग अलग तकनीकी है जो हमारे जल के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है साधना जी, और इसमें खास बात आपका जो प्रश्न का फ्रेमिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जल का महत्व 3 लोगों के लिए पूछा, 3 सेक्टर्स में पूछा, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे शहर के लिए। ये तीनों चीज़ें बहुत आपने सेक्टर वाइज पूछ के बहुत अच्छा किया। हमारे लिए, अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो पेयजल की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर भूजल से पूरी होती है। और वो चाहे भूजल हो या सतही जल हो, अगर हम जल को नहीं बचाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि हम अपना जीवन बचा सके आने वाले दिनों में। तो हमारे लिए जल इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज की जो गतिविधियां हैं उसमें व्यवसाय भी है, कृषि भी है, हमारी अपनी बसाहट है। और इसलिए समाज के लिए बहुत जरूरी है कि समाज पानीदार बना रहे। जब हम कहते हैं पानीदार, तो पानीदार का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसकी इज्जत है,
पानीदार समाज हम उसको बोलेंगे जो समाज समृद्ध है, संपन्न है। हाँ। तो पानीदार शब्द से है जिस समाज के पास पानी होगा वो समाज समृद्ध भी होगा, संपन्न भी होगा, और सबसे बड़ी बात समझदार समाज होगा। जहाँ पानी की कमी हुई है आप हाँ, देखिए हाँ। वहां पर हिंसा बहुत हाँ। हुई है, युद्ध हुए हैं। तो इसलिए हमको जरूरी है समझना कि समाज के लिए जरूरी है, और शहर के लिए या अपने गांव के लिए तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पूरा शहर या गांव की बसाहट उसी पे निर्भर है। जब तक आपके पास पानी है, जब पानी खत्म हुआ तो आपका शहर या गांव वहां पर रहना मुश्किल होगा। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बहुत सारी तकनीकें हैं अलग अलग। मैं भूजल के बारे में बात करूंगा। और चूंकि भारत का 90% ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में भी करीब 70% भूजल पे निर्भर है, इसलिए हम बात करेंगे ये भूजल आखिर क्या है। भूजल वो जल है जो धरती की सतह के नीचे है, वो हमको दिखता नहीं है, और शायद इसीलिए उसके प्रति हम बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं। जब वो हमें दिखेगा नहीं, जो चीज हमें दिखती नहीं है, वो उसके लिए हमारी जो परवाह है बहुत कम हो जाती है। वो बनता ऐसे है कि बारिश का पानी गिरता है जमीन पे, हम सबको वाटर साइकिल पता है, समुद्र से भाप बनती है, बादल बनते हैं, बादल शहर के या गांव के ऊपर आते हैं, जमीन पे पानी गिरता है, कुछ हिस्सा बह के नदी नालों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और कुछ हिस्सा भूजल भंडार में चला जाता है। इस तरह से हमारा भूजल भंडार बनता है। लेकिन ये जो नीचे जाने का दर है ये बहुत कम होता है। ये करीब 10% पानी ही नीचे जा पाता है, 90% आपका नदियों से बह के निकल जाता है। तो हमारा जो भूजल से पानी निकालना है वो इससे मैच करना चाहिए। अगर हम इससे ज्यादा पानी निकाल रहे हैं तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि इसकी तकनीकें जो है इस पर निर्भर करेंगी कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रेतीले मैदानों में रह रहे हैं तो तकनीकें अलग होंगी। अगर आप मध्य प्रदेश के मालवा के पठार पे रह रहे हैं तो आपकी तकनीकें अलग होंगी। अगर आप हिमालय के तराई वाले इलाके में रह रहे हैं तो आपकी तकनीकें अलग होंगी, और वो भूविज्ञान से संबंधित होती हैं। तो कुछ जो वर्गीकरण है, बड़ा वर्गीकरण मैं समझा देता हूँ आपको। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग तकनीक हो सकती है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग तकनीक हो सकती है। एक मैं इसमें आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। कभी मैंने आपसे सुने थे किसी प्रोग्राम में कि आपने बच्चों को बताया था कि एक अन्न का दाना, एक गेहूं का दाना उगाने में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये सवाल पूछने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे ये चीज को जाने कि एक दाने का महत्व कितना है, उसके पीछे पानी कितना खर्च होता है, तो पानी भी कितना महत्वपूर्ण है और वो अन्न का दाना भी कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छी आपकी याददाश्त है, और मैं आपको दाद दूंगा कि आपने टॉपिक को जो है जन उपयोगी बना दिया, समाज उपयोगी बना दिया। कि हमारे लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्यान्न वहीं से उत्पन्न होता है। हमारा जो अन्न उत्पादन है उसमें कितना पानी लगता है, अन्न उत्पादन में बहुत पानी लगता है, और पूरे भारत में जितना ग्राउंड वाटर यूज होता है उसका 90% पानी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। जब हम पूछते हैं बच्चों से या बड़े लोगों से भी कि 1 किलो, एक दाना तो स्पेसिफाई करना मुश्किल है, लेकिन 1 किलो गेहूं उगाने में कितना पानी लगता है, तो ज्यादातर लोगों को उसका अंदाजा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनने कभी उसको कैलकुलेट नहीं किया होता, तो इसलिए उनको पता नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 किलो गेहूं, सिर्फ 1 किलो गेहूं उगाने में आपको करीब 900 लीटर पानी लगता है। ये वाकई में एक बड़ी जानकारी है जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आप समाज सेविका और प्रोफेशनल्स होने के साथ साथ आप गृहिणी भी हैं। तो गृहिणियों के प्रति मेरे मन में विशेष आदर भाव होता है कि आप हमारी सारी व्यवस्थाएं करती हैं, मतलब पीने के पानी से लेकर खाद्यान्न तक, और रोटी बनाना और भोजन कराना आपका पहला कर्तव्य या प्राथमिकता आप मानती हैं। तो जब आप अपने घर में खाने की व्यवस्था कर रही हैं तो मान लीजिए आप 4 किलो गेहूं अगर उपयोग करते हैं रोज, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली 3600 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है समझना। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो वेजिटेरियन थाली होगी हमारी, जो टिपिकल थाली होती है भारतीय घरों में, उसमें एक थाली में करीब करीब 700 लीटर पानी का उपयोग होता है, जिसमें गेहूं दाल। मेरे पूछने का मतलब ये है कि बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, बड़ों तक इस चीज को समझे कि एक थाली के अंदर जो आपका खाना परोसा गया है इसके अंदर कितना पानी खर्च आया हुआ है। कोई पानी सीहोर से आया है, कोई पानी बंगाल से आया है, कोई पानी दक्षिण भारत से आया है, वो सारा पानी उपज में लगा है और आखिरी में आपकी थाली में आया है। आप कंज्यूम, आपके लिए वो खर्च हुआ है, महत्वपूर्ण है आपके जीवन में पानी आपका। क्योंकि अगर ये इससे भी ये साबित होता है कि मान लीजिए उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में कहीं पानी की कमी हुई तो आपके थाली में आने वाले अन्न पे संकट आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण। जो अगला हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि क्या हमको इस तकनीकी में कोई सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत सारी सावधानियां। पहले तो हम शहर की तकनीकों पे एक बार एक नज़र डालें कि शहरों के लिए मैंने बताया था ग्रामीण भारत के लिए अलग तकनीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास जगह काफ़ी होती है, और जो पानी गिरता है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट, जहाँ पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसको हम वाटरशेड बोल सकते हैं बड़े एरिया के लिए। शहरी क्षेत्रों में हमारे पास कोई बड़ा एरिया वाटर कैच करने के लिए नहीं होता है। हमारे जो घर की छत है वही हमारा वाटरशेड है, वही हमारा कैचमेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप कंटूर ट्रेंचिंग कर सकते हैं, कंटूर बंडिंग कर सकते हैं, रिचार्ज शाफ्ट बना सकते हैं, रिचार्ज पिट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जगह काफ़ी है। पानी जो आपके सतह पे गिर रहा है, चाहे वो खेत में गिर रहा हो या आपके घर के आसपास के मैदान में, उसको आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में हमारे पास में एक छत होती है, और वो छत जो है वो हमारे लिए एक तरह से वरदान भी है और अभिशाप भी है, दोनों तरह से। वरदान इसलिए मैं कहूँगा, अभिशाप इसलिए क्योंकि वो पानी जो गिरता है उसको सीधा बह के बाहर निकलता है, उसका वो दूसरा उपयोग आप नहीं कर सकते। लेकिन वरदान इसलिए है क्योंकि जो छतों पे पानी गिरता है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा आपके घर की छत से डाउन टेक पाइप नीचे आता है और वो पानी वहां से निकलता है, तो जहां से पानी निकल रहा है वो पूरी छत का, आपका 1000-2000 स्क्वायर फीट की छत का, वो एक पाइप से निकलता है, और इसलिए उसको कंट्रोल करना आसान होता है। इसमें इस तकनीक में क्या होता है कि जो छत का पानी है वो एक पाइप से नीचे आया, और उस पानी को आपने अपने जो बोरवेल है आपके अपने प्लॉट में, उसके पास में एक रिचार्ज शाफ्ट छोटा सा बनाया। वो रिचार्ज शाफ्ट जो है वो 20 से 30 फीट गहरा होता है मुश्किल से, और वो हाथ से ड्रिल करके बनाया जा सकता है। बहुत सस्ता एक तरीका है और बहुत कन्वीनियंट तरीका है, वो सुविधाजनक है ये तरीका। तो वहाँ तक आप पानी ले जाएं, उसके आसपास कोई फिल्टर जनरेट करते हैं, और वो फिल्टर से होते हुए पानी उस शाफ्ट के अंदर जा सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे खुद के लॉन में, मेरे घर के बाहर 2 रिचार्ज शाफ्ट मैंने बनाई हुई है मेरे बोरवेल के पास में। आपसे वार्तालाप के बाद में हम वहाँ चलेंगे और वो दोनों शाफ्ट हम देखेंगे। तो ये 2 शाफ्ट हमने बनाई है, और इस तरह की एक शाफ्ट भी आप अगर बना लेते हैं तो अपनी 1000 स्क्वायर फीट का पानी उसमें डाल के फिल्टर होके वो अंदर चला जाता है, और वो जल भंडारों को तृप्त कर देता है। तो आपका बोरवेल हमेशा चलता रहेगा। जमीनी सतह पे वो पानी जमा हो जाता है, जमीनी सतह के अंदर नीचे। अब इसमें सावधानियां आपने पूछी, सावधानियां, बहुत बड़ी सावधानी ये है क्योंकि आपका कैचमेंट जो है, वाटरशेड आपका जो है वो छत है, तो आपको छत को साफ रखना होगा। कई बार हम छत पे अनुपयोगी चीजों का भंडार बना देते हैं, कुछ भी चीज जो हमारे उपयोग की नहीं है वो पुरानी चीजें वहां पे डाल दी। आजकल तो ई वेस्ट का जमाना है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी वहाँ पड़ा होता है कई बार, और वो बड़ा खतरनाक होता है। वो पानी में अगर चला गया, उसमें जिंक हो सकता है, उसमें लेड हो सकता है, उसमें क्रोमियम हो सकता है, उसमें अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं। तो छत को साफ रखें, नंबर 1, जिससे कि बारिश का जो पानी आए, करेक्ट, वो साफ आना चाहिए। नंबर 2, जो पहली बारिश का पानी होता है वो एसिडिक रेन होती है, क्योंकि वातावरण में जो एसिडिक गैसेस हैं उनसे मिलके पानी एसिड फॉर्म कर लेता है, डाइल्यूट होता है, लेकिन उसका पीएच जो है बहुत लो हो जाता है अगर एसिडिक रेन है। शुरू की 2 रेंज का, 2 बारिश का, बाद में तो वो वातावरण से समाप्त हो जाती है गैसें। तो वो जैसे NOx और SOx जो हमारे ऑटोमोबाइल से निकलती है, वो जब समाप्त हो जाती है उसके बाद में कोई खतरा नहीं। लेकिन शुरू में 2 बारिश का पानी हम अपने फिल्टर शाफ्ट में न जाने दें, उनको बाहर कर दें, और 2 बारिश 3 बारिश के बाद का पानी हम अपने रिचार्ज शाफ्ट में डाल सकते हैं। ये बड़ी दूसरी सावधानी है। तीसरी सावधानी ये है कि आपकी रिचार्ज शाफ्ट के आसपास में कोई भी ड्रेनेज खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज ओवरफ्लो हो सकता है बारिश में, और वो गंदा पानी आपके शाफ्ट के माध्यम से ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। चौथी सावधानी जो ये है कि आपको इसमें अपना सिर्फ छत का पानी जोड़ना है रिचार्ज शाफ्ट में, किचन का या टॉयलेट वेस्ट का पानी इसमें नहीं जोड़ना। ये बड़ी सावधानी। तो ये मेरे ख्याल से बारिश का जो पानी है वही जाना चाहिए, दूसरा कोई पानी नहीं जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इस क्रम में जो अगला सवाल हमारा है कि इसके अलावा जल बचाव के लिए कौन कौन से तरीके आप आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए बताना चाहोगे कि ऐसा कौन से तकनीक आप अपने घरों में अपनाएं जिससे कि ये जल का संरक्षण हो, और आने वाले भविष्य में जो जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो आने वाले भविष्य में ऐसा जैसे बोलते हैं कि हमारे जब बच्चे बड़े होंगे, अगली पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी जब आएगी, तो शायद जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो इसके लिए हम किस तरह से आज बचाव करें कि आगे की परिस्थितियां ना विश्व युद्ध ना हो। एक तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो आपने सबसे आखिरी में कहा कि पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो, तो पानी के लिए विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में करीब 180 जगहें ऐसी हैं हमने चिन्हित की हैं, यूनाइटेड नेशंस ने चिन्हित की हैं, जहाँ पे पानी के लिए मिलिट्री पहरा दे रही है, चाहे वो सीरिया, टर्की, इराक, आइसिस का जो कंट्रोल था वो पेट्रोलियम पे तो था ही, से ड्रिंकिंग वाटर पे भी था इराक में। तो ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका कई देशों में मिलिट्री लगा के अपना पानी को कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर में, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपस में पानी के लिए युद्ध कर रहे हैं।
तो विशुद्ध ना हो वो संभावना तो हम दूर कर सकते हैं, अभी जो चल रहा है उसको हम कम जी। करें। तो हमको शुरुआत अपने से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। जी। छोटी छोटी चीज़ें हैं पानी बचाने के लिए। पहली बात तो अपनी अपनी ज़रूरतें कम करिए, तो इसको बोलते हैं हम डिमांड साइड मैनेजमेंट। एक होता है सप्लाई साइड मैनेजमेंट कि भाई हम सप्लाई साइड से जितना पानी चाहें उतना देते हैं। हम लोग 4 लोग हैं इस कमरे में, और 4 लोगों को कुल मिला के मान लीजिए आधा लीटर पानी एक के लिए चाहिए, तो 2 लीटर पानी चाहिए। अगर मैं इसमें अपनी ज़रूरतें कम कर लूँ तो हो सकता है 1 लीटर में वो अपना काम चला, नहीं तो हम 2 लीटर पानी की बजाय 4 लीटर भी दे देंगे तो हम सब उस पानी को व्यर्थ पाते हैं। तो हमको अपनी ज़रूरतें कम करना है, हमको अपने पीने के पानी की ज़रूरतें कम नहीं कर सकते, लेकिन जो घर की साफ़ सफाई के लिए पानी लगता है, कपड़े धोने के लिए पानी लगता है, गार्डनिंग में पानी लगता है, आपके अपनी व्हीकल मेंटेनेंस के लिए जो पानी लगता है, घर के बाहर का कोर्टयार्ड वगैरह साफ करने, उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम रिसाइकल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी कुछ बोलना चाहती हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं गए, किसी ऑफिस में या किसी के घर, आपको सबसे पहले पानी दिया जाता पीने, तो आप पानी उतना ही दो, में जैसे हाफ गिलास दिए, उसको अगर हाफ गिलास की प्यास लगी तो आधा ही पिएगा, क्योंकि अगर आधा वो पी लिया तो फुल गिलास दिए और आधा पीने के बाद जो आधा पानी गया वो वेस्ट गया। बिल्कुल ठीक, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ पे आप अभी जब आए तो हमने आपका स्वागत पूरे गिलास के पानी से किया, क्योंकि हमको पता था कि आप बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट करके आ रहे हो, तो आपको प्यास लगी होगी। अन्यथा हमारे यहाँ पे भी हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी देते हैं, ताकि वो व्यर्थ ना जाए, जितना पानी आपको लगेगा वो पी लेंगे, बाकी आप चाहें तो और ले सकते हैं। तो आधा ग्लास पानी जो है वो एक बड़ा अच्छा तरीका है ड्रिंकिंग वाटर में भी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसकी मांग को कम करने का। और ये इसलिए भी जरूरी है साधना जी, क्योंकि हमको ये समझना होगा कि ये पानी जो आ रहा है ये ट्रीट होके आ रहा है, ये शुद्ध होके आ रहा है। नगर निगम इस पे शुद्धिकरण पे खर्च कर रही है, या पंचायत आपके शुद्धिकरण पे खर्च कर रही है, और उसके बाद आपके अपने घर में आरओ लगा हुआ है या एक्वागार्ड लगा है, उस पे भी खर्च हो रहा है, उस पे भी खर्च हो रहा है। एक गिलास पानी के पीछे कम से कम 1 गिलास पानी के पीछे 4 गिलास पानी है, तो 4 गिलास पानी मिला के 1 गिलास पानी तो बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स में आता है। और वो एरेटर्स डिपेंड करता है 25 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के आते हैं, आपकी जो रेंज है उस हिसाब से। तो आप वो एरेटर्स अगर अपने नल में लगा लेंगे तो आपको जो पानी बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स में आता है, और जो पानी एकदम बल्क में आता है बहुत सारा आपके हाथ में, आप झेल भी नहीं पाते हैं जब आप ब्रश कर रहे हैं या शेव कर रहे हैं, तो उसकी बजाय वो ड्रॉपलेट्स में आएगा और वो आपके पानी के खपत को 50% तक कम कर सकता है। तो एरेटर्स एक और तरीका है, आधा ग्लास पानी एक तरीका है, अपनी ज़रूरतों को कम करना एक तरीका है, और अपना रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करना, कि पानी जो हम एक बार उपयोग कर चुके हैं उसको हम दूसरी बार उपयोग कर लें। कुछ विदेशी एग्जांपल मैं दूंगा, यूरोप में कोई पानी है वो कम से कम 6 या 7 बार उपयोग होता है। हमारे यहाँ कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन 6 बार उस पानी को वो पुनर्चक्रीकरण कर लेते हैं, फिर से यूज़ कर लेते हैं। उसी के तहत में जैसे एक है कि आजकल हर घर में आरओ लगा रहता है, आप देखो कि कम से कम 100 में से 40% पानी उसके यूजफुल रहते हैं और 60% वेस्ट होता है। उस वेस्ट वाटर को हर घर में कैसे बचाना है, उस पानी को आप कपड़े धोने में, घरों की सफाई करने में, गार्डन में डालने में, तो इस तरह भी हम पानी को बचा सकते हैं। इसमें 2-3 उपयोग हैं। मेरे को लगता है कि फ्लोर क्लीनिंग में तो शायद उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड वाटर होता है। तो फ्लोर क्लीन करेंगे तो फ्लोर पे उसके स्पॉट्स आ सकते हैं, धब्बे ले सकता है वो। बर्तन धोने में भी उसमें धब्बे आएंगे क्योंकि वो हार्ड वाटर है। कपड़े धोने में वो शायद उपयोगी नहीं होगा। गार्डन में जरूर आप उसको अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, पर गार्डन में भी आप ये ध्यान रखेंगे उसमें कुछ फ्रेश पानी मिला के ही उसको दें, क्योंकि वो प्लांट्स भी उतने टॉलरेंट नहीं होते हैं कई बार सलाइन वाटर के लिए, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत होगा। तो पर उसका गार्डनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, बड़े पेड़ों के लिए, छोटे पेड़ों को मत दें, लेकिन बड़े पेड़ों के लिए आप उसको उपयोग कर सकते हैं। ये आपका अच्छा सुझाव है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, और मैं बताऊं ऐसे समाज अपने अपने तरीके ढूंढता रहेगा और विशुद्ध नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगी कि आपने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करके रखा है, एक आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको वहाँ जाके बता दूं, लॉन में जाके अपने घर में कैसे वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि और लोग भी उस चीज़ को समझें, सीखें और अपने घरों में इसका इस्तेमाल करें। जी, हमारे घर में एक बोरवेल है जो कि करीब 350 फीट गहरा है, और इसमें पानी की कमी बहुत कम देखने में आई है शुरू से। लेकिन हमारा जो छत का पानी है, छत पे जो बारिश गिरती है, मैंने आपको बताया था शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का तरीका। तो जो छत पे जो पानी आता है वो इस पाइप के जरिए, ये जो पाइप है इसके जरिए यहाँ तक आता है, और उसके बाद में ये 2 शाफ्ट में डिवाइड होता है। एक लेफ्ट साइड में आप शाफ्ट देख रहे हैं, राइट साइड में एक शाफ्ट देख रहे हैं, ये दोनों में ये पानी जाता है
और इसमें हमने इसको अलग भी खुला भी रखा है, तो लॉन में जो पानी इकट्ठा होता है, लॉन में भी पानी इकट्ठा होगा, लॉन का पानी इस शाफ्ट में भी जाता है, इसमें लॉन का पानी नहीं जाता है। तो ये शाफ्ट है करीब 30 फीट गहरी है दोनों, 30 फीट इन दोनों की डेप्थ है। और इसमें ये फिल्टर मीडिया है, जो फिल्टर देख रहे हैं ये फिल्टर मीडिया है, इसके ऊपर से फिल्टर से अंदर छन के पानी अंदर जाता है। जो केसिंग पाइप अंदर लगा हुआ है, उसको दिखा सकते हैं हम नीचे, तो जो केसिंग पाइप अंदर लगा हुआ है उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर के साथ में पानी अंदर जाता है और उसके नीचे फिर केसिंग पाइप के अंदर छेद किए हुए हैं, थोड़े होल्स किए हुए, उन होल्स से पानी वापस अपने रॉक्स तक पहुंच जाता है। तो ये तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कि छत हमारा कैचमेंट है, वहाँ से पानी पाइप से आया और 2 शाफ्ट में डिवाइड होकर, ये शाफ्ट ए और शाफ्ट बी, इनमें डिवाइड होकर, और इनका फ़ायदा किसको मिलता है? ये जो हमारा बोरवेल है इसको इसका फ़ायदा मिलता है। ये तकनीक है, बहुत सस्ती तकनीक है, जिसमें शाफ्ट की कीमत कुल मिला के 700 रुपये एक शाफ्ट की पड़ती है, फिल्टर मीडिया 200 रुपये का पड़ता है, तो 1000 रुपये की एक शाफ्ट है, 2000 रुपये में आपका काम हो जाता है। बहुत ही कम कीमत है, बहुत ही कम कीमत, बहुत ही कम 2000 रुपये, बाकी 500 2000 रुपये रुपये में हम बहुत बड़ी चीज़ बचा रहे बहुत हैं। बड़ी आज चीज़ प्रकृति की बहुत बड़ी चीज़ है, जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आज आपने जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि हम आम पब्लिक को, आम जनता को ये बता सकें कि आप बहुत कम खर्च में भी अपने पानी को कैसे बचा सकते हैं। अगर हर घर ऐसे इस्तेमाल करने लग जाए तो आज आने वाले समय में हमें पानी की कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।